हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया एक इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक से रिलेटेड पैल्पिटेशंस क्या होता है, या हार्ट अटैक के पेशेंट्स में अगर तुरंत हार्ट अटैक आया हो और गति बढ़ जाए, कम हो जाए तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हार्ट अटैक के कई सालों बाद अगर गति बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसको कितना सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और जब ये हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, कब इसमें डिवाइसेस का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें जान का कितना खतरा हो सकता है। आज उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं या इंग्लिश भाषा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या इंटरनेशनल व्यूज़ हैं हमारे, वो इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके रिसेंटली हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस पर ये कंटेंट इंग्लिश भाषा में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपलोड हम करेंगे, तो आप उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। पैल्पिटेशंस यानी धड़कन की प्रॉब्लम से रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं। आप मेरे चैनल पर ही सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पैल्पिटेशंस क्या होता है, कैसा होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसके केसेस में आ सकती है, ये सारे ही वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि पैल्पिटेशंस हार्ट अटैक से रिलेटेड हो तो क्या होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पैल्पिटेशंस का बेसिक मतलब ये है कि हृदय की गति अगर बहुत बढ़ जाए और हमें महसूस होने लगे तो उसे पैल्पिटेशन बोलते हैं। दिल तो देखिए हम सबका धड़कता है और ऑब्वियसली ज़िंदा रहने के लिए दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार ये हमें महसूस होने लगता है, पता चलने लगता है कि दिल धड़क रहा है, और जब ज़ोरों से धड़कने लगता है तो उसे हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। और जब ये महसूस होता है तो वैसे केसेस में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है कई बार। पैल्पिटेशंस अगर किसी को हो रहे हो, खासकर हार्ट अटैक के सिनेरियो में हो रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो हृदय की जो नर्व फाइबर्स है वो सडनली डैमेज हो जाते हैं, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम सडनली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। साधारण भाषा में समझे तो एक तरह से वायर्स का जो नर्व फाइबर्स का जो इंसुलेशन है वो एक तरह से बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वायर्स में शॉर्ट सर्किटिंग क्रिएट हो जाता है और पैल्पिटेशन चालू हो जाते हैं। अगर माइनर पैल्पिटेशंस है तो उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर किसी को हार्ट अटैक के टाइम पैल्पिटेशंस हो रहा है या हार्ट अटैक के पेशेंट को गति सडनली बढ़ गई है तो उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में ज़्यादातर पैल्पिटेशन जो है वो डेंजरस वाला ही पैल्पिटेशंस होता है, जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। 80 to 85% केस में अगर हार्ट अटैक के साथ किसी को पैल्पिटेशंस हो रहा है तो वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के ही चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें अगर पेशेंट को सडनली अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चालू हो गया तो 5-7 मिनट के अंदर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी हार्ट अटैक से होने वाले ज़्यादातर लोगों की जो मृत्यु होती है वो हार्ट फिब्रिलेशन की वजह से या हार्ट के वाइब्रेशन की वजह से होती है, जिसमें तुरंत हार्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होता है और तात्कालिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वो सबसे डेंजरस होता है। अगर इसलिए हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर हृदय गति बढ़े तो उसे तुरंतली सीरियसली इसे लेना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल रश करना चाहिए, और वैसे पेशेंट में कभी कभार तात्कालिक मृत्यु होने का रिस्क रहता है। हार्ट अटैक का जैसे मैंने कहा कि वायरिंग ख़राब होने की वजह से कई बार ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और गति बढ़ जाती है। ज़्यादातर ये गति अगर बढ़ती है तो हृदय गति 150-200 से ऊपर चली जाती है, और व्यक्ति को कई बार अगर गति बढ़ने के बाद धड़कन महसूस होने लगती है और बीपी कम होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी होने लगती है, वॉमिट वगैरह होने लगता है, कई बार आदमी बेहोश भी हो जाता है। अगर वो बेहोश हो जाए तो उसे डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए। और अगर पेशेंट की पल्स नहीं आ रही है और व्यक्ति को धड़कन चलने के बाद हार्ट अटैक में बेहोश हो गया, यानी कि जब छाती में दर्द हुआ उसी टाइम अगर वो धड़कन बढ़ने की वजह से बेहोश हो गया, तो तुरंत कार्डियक मसाज चालू कर देना चाहिए। कार्डियक मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक सेपरेट टॉपिक किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कार्डियक मसाज करने के लिए व्यक्ति को दोनों हाथों को छाती यानी स्टर्नम के मिड पोर्शन में रखकर जोर से कंप्रेशन करना चाहिए 1 मिनट में लगभग 100 बार। अगर 2 लोग हैं अवेलेबल तो दूसरे व्यक्ति को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना चाहिए ऐसे टाइम पर। ये सारी डिटेल्स आप मेरे CPR वाले टॉपिक पर देख सकते हैं, पर आज उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर हाँ, अगर पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट को सडनली हार्ट बंद होने का अंदेशा लग रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है या पेशेंट प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रॉपर बात नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में तुरंत उसको सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत कार्डियक मसाज चालू करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादातर जिनकी मृत्यु होती है वो इसी कारण से होती है। इसके अलावा कई बार हार्ट फटने की वजह से, हार्ट फेलियर होने की वजह से, वाल्व फट जाने की वजह से, क्लॉटिंग होने की वजह से, ये सारे कारण भी है हार्ट अटैक में मृत्यु के। वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट अटैक के एक सेपरेट टॉपिक मैंने किया है जो कि आप अपने चैनल पर देख सकते हैं।
आज लेकिन उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज मेनली यही समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी धबकारे का अनियमितता अगर लग रहा है हार्ट अटैक के सिनेरियो में, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए और प्रेफरेबली हमेशा कार्डियक एम्बुलेंस में ही शिफ्ट करें, क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस में एक डिफिब्रिलेटर करके डिवाइस होता है जिससे इमरजेंसी में हम शॉक करके हार्ट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ये डिफिब्रिलेशन जो है, ये डिवाइस ज़्यादातर या तो कार्डियक एम्बुलेंस में मिलेगा या हॉस्पिटल में मिलेगा। इससे 2-5 मिनट के अंदर ही अगर एडमिनिस्टर किया तो ही पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया इसको देने में, शॉक को और हार्ट को रीस्टार्ट करने में, और अगर पेशेंट को हार्ट बंद हो गया है, तो वैसे पेशेंट का जान बचने का चांस नहीं के बराबर है। ऑलमोस्ट 2-5% से ज़्यादा लोग उसके बाद नहीं बचेंगे। और अगर बच भी जाते हैं तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका होगा, और व्यक्ति अगर बच भी जाता है तो कोमा से बाहर निकलेगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक के टाइम अगर पैल्पिटेशंस हो रहे हैं या रिदम डिस्टर्बेंस हो रहा है, और खासकर अगर वो अनकॉन्शियस हो जाए, तो उसे इमरजेंसी में तुरंत शॉक करना चाहिए और कार्डियक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अगर नहीं कुछ अवेलेबल है तो ज़ोर से एक थंब कार्डियोवर्जन करके होता है, ज़ोर से एक मुक्का आप छाती पर मारे तो कई बार हार्ट को आप रिदम को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। पर ये काफ़ी रिस्की और काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस मुक्के को प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। कितना इंटेंसिटी के साथ मुक्का मारना है वो भी कई बार बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी ज़ोर से छाती को पंच करना होता है। और आप वीक पेशेंट या बहुत उम्रदराज पेशेंट में करेंगे तो कई बार उसमें रिब फ्रैक्चर होने का भी चांस रहेगा। प्रॉपर टाइमिंग में अगर वो पंच डिलीवर होता है तो पेशेंट का हार्ट को रीस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें बिल्कुल माना जाता है कि पीक ऑफ आर वेव, यानी कि जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का पीक है, ठीक उसी मोमेंट पर वो पंच हार्ट को स्ट्राइक करना चाहिए। उसके ज़रा भी पहले या बाद में स्ट्राइक किया तो इफेक्ट नहीं आएगा। और ये पीक ऑफ आर वेव ये बिना ईसीजी देखे आप कभी टाइम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ईसीजी देख के भी हॉस्पिटल में आप टाइमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना छोटा मिलीसेकंड्स में होता है फिनोमिना कि आप उस समय टाइमिंग नहीं कर सकते। वो 2-5 मिलीसेकंड में होने वाला फिनोमिना आप कैसे उतना टाइम पे एग्जैक्टली अपने पंच को टाइम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है तो ट्राई करके देख सकते हैं 2-3 बार। अगर लक अच्छा हुआ और वर्क कर गया तो अच्छी किस्मत है, पर अदरवाइज उसके भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। ये धड़कन का प्रॉब्लम को कंट्रोल हार्ट अटैक के केस में करने में कुछ मेडिसिन दी जाती है। खासकर अगर पेशेंट हॉस्पिटल में हो तो कुछ एंटी एरिथमिक मेडिसिन आती है, जैसे लिग्नोकार्ड आता है जिसे ज़ाइलोकार्ड के नाम से मार्केट किया जाता है, या अमियोड्रॉन आता है जिसे कार्ड्रॉन के नाम से मार्केट किया जाता है। ये सभी इंजेक्शंस आपको हॉस्पिटल में दिए जाते हैं। घर पर इन इंजेक्शंस को लेने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंजेक्शंस काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, और घर पर अगर आप इन्हें देते हैं तो ये सेफ़ नहीं है। कभी कभार सडन साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हैं, जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए घर पर इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर इनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में देख के पेशेंट को उसको एडमिनिस्टर करते हैं। अगर रिदम का प्रॉब्लम है और पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है तो कई बार पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। ऐसे सर्कमस्टांस में आपको वेट एंड वॉच करना, या डॉक्टर पर शक करना, या डॉक्टर के साथ टाइम पास करना, उनको प्रॉपर कंसेंट नहीं देना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के पेशेंट में कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव्स कई बार घबरा जाते हैं और डॉक्टर को हाँ नहीं बोल पाते, रिटन कंसेंट जो होता है वो साइन नहीं करते हैं, और 2-5 मिनट के अंदर ही पेशेंट मर जाता है। तो वैसे केस में अगर आपको हॉस्पिटल में है और डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि रिदम का प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट को तुरंत शॉक करना पड़ेगा या पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो वैसे केस में आपको घबराना नहीं है, और पेशेंट को डॉक्टर को उनका जो ट्रीटमेंट करना है उसके लिए परमिशन देना चाहिए। कई बार हमने इस लापरवाही के चक्कर में भी कई पेशेंट्स को मरते देखा है कि रिलेटिव्स कई बार इधर डिस्कशन करने में या टाइम पास करने में या सेकेंड ओपिनियन लेने में टाइम वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है। वैसे खैर शॉक वगैरह का तो हार्ट अटैक अगर बंद हो रहा हो तो डेफिनेटली उसमें कोई रिटन कंसेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स डॉक्टर उसे बिना कंसेंट के भी एडमिनिस्टर कर सकता है। पर लेकिन अगर कोई चीज़ के लिए, खासकर वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है तो वैसी कंडीशन में आपको ज़्यादा शक शुबा नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर को तुरंत अप्रूवल दे देना चाहिए। अगर बार बार किसी को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो वेंटिलेटर पे रखना भी ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को माइनर फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया हो रहा हो, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा हो, तो वो ज़्यादातर उसमें उतना डेंजरस नहीं होता, जान का खतरा उतना नहीं होता। वो 5 to 10% ऑफ द केसेस में मिलता है, और उसमें आप रूटीन इंजेक्शंस वगैरह देख के आईसीयू में लेकिन देना पड़ेगा इंजेक्शंस को। ऐसा नहीं है कि आप घर पे उन इंजेक्शंस को दिया जा सकता है। आपको आईसीयू में वो अंडर प्रॉपर मॉनिटरिंग उन इंजेक्शंस को दे के हार्ट को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं पेशेंट को। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक के बाद बहुत बार पैल्पिटेशंस हो रहे हैं और डिस्चार्ज के बाद भी वो हाई रिस्क है, पम्प फंक्शन बहुत ख़राब है, पैल्पिटेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलेशन काफ़ी बार हुआ है, तो ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर करके डिवाइस आता है जिसे AICD बोलते हैं।
इसके बारे में सेपरेट वीडियो हमने किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये डिवाइस ऐसे पेशेंट को लगाकर घर भेजना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाने के बाद अगर अरिथमिया हुआ तो पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे केसेस में आपको डिफिब्रिलेटर लगा करके पेशेंट को भेजना चाहिए, ताकि पेशेंट को अगर सडनली कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जान को बचाया जा सके। अब बात करेंगे ये अरिथमिया क्या बहुत सालों बाद भी हो सकते हैं। यूजली हार्ट अटैक के बाद हार्ट की जो दीवार खराब हो जाती है वो एरिया एक तरह से सड़ जाती है, वहाँ के वायर्स खराब हो जाते हैं, तो कई बार बहुत सालों बाद भी वहाँ पे सडन अरिथमिया डेवलप हो सकता है, जिसे स्कार वीटी बोलते हैं। ये भी काफ़ी डेंजरस होता है, इसमें भी कई बार सडन मृत्यु हो सकती है। ये हार्ट अटैक होने के साल भर बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन जितना टाइम बीतते जाएगा उतना इसका रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा कभी भी आपको बहुत सालों बाद भी हो तो वैसे केसेस में दवाओं से उसको मैनेज किया जाता है। अगर बार बार हो रहा हो तो वो AICD करके जो महंगा डिवाइस होता है वो पेशेंट को लगा देना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही दबकारी की जो प्रॉब्लम है वो कई बार टाइम नहीं देते हैं और सडन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे केसेस में आप चांसेस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। आपको जो बेस्ट पॉसिबल डिवाइस है, भले थोड़ा महंगा आता है, ऑब्वियसली डिवाइस लगभग 3-4 लाख के जैसा खर्चा होता है, पर अगर किसी को रिदम का प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली जान बचाने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में भले तुरंत मृत्यु हो या बहुत साल बाद मृत्यु हो, सबसे ज़्यादा मृत्यु होने का कारण ये रिदम डिस्टर्बेंस ही है। और ऐसे केसेस में आपको दवाओं से आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे केस में आपको AICD डिवाइस यूज़ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया से कंटिन्यूस रिदम प्रॉब्लम आ रहा है, वही एरिया बार बार एक्टिवेट होकर रिदम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उस एरिया को EP स्टडी करके वो एरिया को जला सकते हो, गला सकते हो, जिसे EP स्टडी RF अब्लेशन बोलते हैं। EP स्टडी के बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पर वो एरिया को अगर हम अब्लेट कर देते हैं तो फिर वो एरिया से वापस से VT आने का चांस या धबकारे का प्रॉब्लम होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। आज के टॉपिक का बेसिक उद्देश्य ये था कि हमने हार्ट अटैक से रिलेटेड धबकारे की प्रॉब्लम के बारे में बात की। ये कैसा होता है, मान के चलिए कि रूटीन अरिथमिया या पैल्पिटेशन से ये ज़्यादा डेंजरस होता है, इसको मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्रूशियल है। और तुरंत इसको घर पर मैनेज करने का प्रयास नहीं करें। अगर आपको हार्ट अटैक वाले पेशेंट में, जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ है, उनको अगर पैल्पिटेशन हो रहे हैं और खासकर गति बहुत बढ़ रही है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि विदिन मिनट्स भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और आपको हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में मौका ना मिले, ऐसा हो सकता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपको लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े और आपके पेशेंट्स और फ्रेंड्स को आप बेटर मैनेज कर सके, बीमारी को समझ सके, बीमारी के इलाज को समझ सके, बीमारी के थेरेपी में गलत चक्करों में ना पड़े। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके कमेंट्स, क्वेरीज या सजेशंस है, या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं फ्यूचर में हम वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और आपको डेफिनेटली उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए कंटेंट डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके रिसेंटली हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस पर इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।